हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं सेमिस्टर 1 एग्जाम जो मैथ्स 1 के लिए जो आपका होगा उसके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर जो हमने पिछले 5 साल के बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर में से निकाले होंगे। और यही वीडियो आपके बोर्ड्स एग्जाम तक भी आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये पैकेज वीडियो होने वाला है जो आपको सेमिस्टर 1 से लेके आपके बोर्ड एग्जाम तक आपकी मदद करने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर लेना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और सेव करके रख लेना, बहुत काम आने वाला है। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। ये सेशन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। पेशेंस रखना है, पेन पेपर निकाल के मेरे साथ में हर एक क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। लेट्स बिगिन। तो फटाफट शेयर कर लो और यहाँ पे देखो शुरुआत करेंगे। ग्रीन कलर की मार्किंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और येलो कलर की मार्किंग आपके लिए चैलेंजिंग होने वाली है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा, आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं और आपको बोला है कि x प्लस वाई का वैल्यू बताओ। क्या करेंगे? सिंपली दोनों लीनियर इक्वेशन को ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे ऐड? पहला इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9 और दूसरा इक्वेशन क्या है? 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। सिंपली आपको दोनों को ऐड करना था। आप देखोगे ये 8x हो जाएगा, ये 8y हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? 8 यहाँ से कॉमन निकाल दोगे तो 8 यहाँ से कॉमन निकलते ही बाहर 8 आ जाएगा, इधर 16 बचेगा और अंदर बच जाएगा आपका x प्लस वाई। करेक्ट है। अब क्या करोगे? यहाँ पे देखो ये 8 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाके हो जाएगा? डिवाइड। तो आप देख पाओगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 अपॉन यहाँ पे 8 आ जाएगा डिवाइड में। करेक्ट है। अब देखो 8 वन जा 8 टू जा, तो x प्लस वाई का वैल्यू जो रिक्वायरमेंट था वो कितना आ चुका है? 2 आ चुका है। x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ चुका है? 2। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, इस तरीके से। तो अभी जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको मेरे साथ में करते रहना। अब और आपको भी चैलेंज मिलने वाला जिनका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक एपी दे रखी है और बोला है कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है? वो होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना। अब सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है? T2, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, हम ब्रैकेट बना देते हैं। सेकंड टर्म क्या है? -2 और फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पे 2 है। जब माइनस करने जाओगे तो आप देख पाओगे दोनों नंबर पे माइनस माइनस साइन लगा है। जब दोनों नंबर पे सेम साइन रहता है तो वहां पे हम करते हैं ऐड, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 और साइन लग जाएगा माइनस वाला, तो आंसर आ गया आपका -4, मतलब ऑप्शन नंबर हो गया यहाँ पे ए। करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और उसमें आपको एबीसी का वैल्यू बताना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो जो ए का वैल्यू हो जाएगा वो होता है एक्स स्क्वायर के आगे लगा हुआ वैल्यू ए का हो जाएगा, एक्स के आगे लगा हुआ वैल्यू हो जाएगा आपका बी का, और कांस्टेंट जो वैल्यू लास्ट का होता है वो सी का वैल्यू हो जाएगा। याद रखना, लास्ट का वैल्यू लेते समय और कोई भी वैल्यू लेते समय आपको आगे का साइन का ध्यान बड़ा रखना जरूरी है। माइनस है तो माइनस के साथ उस वैल्यू को कंसिडर करना है, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू +10, सी का वैल्यू -7। तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन द स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगाती है अगर ट्रेडिंग किसी स्टेट में हो रही है? तो इसका आंसर कमेंट में करो। मैंने पिछले बहुत सारे अलजेब्रा का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए उसमें बता रखा है। लिंक सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्वेश्चन पेपर की लिंक मैंने दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वन शॉट आईएमपी भी जो अपलोडेड होगी उसकी भी लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चलो कमेंट करो इसका आंसर फटाफट, बहुत इजी इसका आंसर। इफ द डाइस इज रोल, आपने एक डाइस को रोल किया, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर अपेयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 2। मुझे बताओ जब एक डाइस को आप रोल करते हो तो टोटल कितने नंबर आने के चांसेस है? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। कितना आता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या बोला है कि डाइस को रोल करोगे तो क्या चांसेस है कि जो नंबर आ रहा है डाइस के ऊपर वो लेस देन 2 आए। तो लेस देन 2 क्या है? लेस देन 2 तो पूरा 1 ही है, 1 के सिवा तो कोई नंबर ही नहीं है। तो मतलब जो आपके लिए जीतने का जो चांस है वो कब है? जब 1 आएगा तो तभी आप जीत पाओगे। टोटल कितने नंबर है? टोटल नंबर 6 है। तो यहाँ पे देखो कि आपके लिए 1 आने का जो लेस देन 2 कब आएगा? लेस देन 2 मतलब जब एक 1 आएगा, और 1 मतलब एक ही नंबर हो गया। और टोटल नंबर कितने हैं? टोटल कितने नंबर है? टोटल 6 नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 2 नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ लेस देन 2 वाले नंबर कितने हैं वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर कितने हैं वो। तो लेस देन 2 वाले नंबर तो एक ही नंबर है और टोटल 6 नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे 1/6। कितनी हो जाएगी? 1/6। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, दैट इज 1/6। ओके, अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है यहाँ पे। लुक एट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है। फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 12 और कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है 4, और आपको टीएन का वैल्यू 96 दे रखा है और आपको एन का वैल्यू क्या करना? फाइंड आउट करना। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला आपको पता है टीएन का क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 डी। करेक्ट है।
अब मुझे बताओ यहाँ पे टीएन का वैल्यू कितना दे रखा है, टीएन का वैल्यू 96 एज इट इज आप पुट कर लो, ए का वैल्यू है 12, एन का वैल्यू आपको नहीं पता, फाइंड आउट करना है, और डी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। सिंपली क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको इस 12 को यहाँ से यहाँ लेके आना है, करेक्ट है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 96 माइनस 12, करेक्ट है, और यहाँ पे इस 4 को आपको इधर ही रखना, कुछ मत करो, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। 96 में से 12 को माइनस करोगे तो ये बच जाएगा 84 एंड विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब 4 देखो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इस तरफ आने के बाद डिवाइड में, तो 84 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू n माइनस 1। आप जब डिवाइड करोगे तो आई थिंक ये 21 आएगा, और जब माइनस 1 लेफ्ट साइड से आप राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो ये प्लस 1 होके आएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू आप देख पा रहे हो कितना आ रहा है, 22, 21 प्लस 1 22, तो यहाँ पे इसका आंसर हो चुका है 22, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको m का वैल्यू फाइंड करना, आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है, कैसे करते हैं हम लोग, पहले देखो ध्यान रखना, दो ब्रैकेट आपको बनाना है, बीच में माइनस का साइन रखना है, और यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है वो पहले से आपको दे रखा है, दैट इज 22, सिंपल। अब देखो पहले करेंगे 4 3 जा, वो हो जाएगा आपका 12, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और 5 इंटू एम आपका हो जाएगा 5m, बराबर। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 12 को लेके जाना है इस तरफ, देखो एक बार 4 3 जा 12 और 5m हो जाएगा, 12 को लेके जाना है इस तरफ, तो 5m इज इक्वल टू 22 माइनस 12, क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 1, इधर बचेगा माइनस ऑफ 5m। अब 5m माइनस 5 से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका -2, तो ये भी बहुत सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई होप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो सारों को आ रहा होगा, फैक्टराइजेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, कौन से मेथड से करना है वो नहीं दिया, तो जो भी आपके मन पसंद वाली मेथड उससे आप कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से करना है फैक्टराइजेशन करो, फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले मेथड से करो। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो अब मुझे बताओ पहले वाला जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो और कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 15, तो आंसर कितना आ रहा है 15। तो आपको यहाँ पे बोलना है कि भाई आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 15। और अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का, मतलब ऐड बोलो, क्या बोलो ऐड, ऐड करके कितना आना चाहिए +8, तो ऐड करके आना चाहिए +8। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लीकेशन 15 आता हो और एडिशन +8 आता हो, मिल गया परफेक्ट। 5 3 होता है 15, और जिनका एडिशन अगर हम करते हैं 5 + 3 तो वो होता है 8। तो यहाँ पे हम इस नंबर को रिप्लेस करने वाले, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15, ठीक है ना। अब इन दोनों नंबर में से हम क्या कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से हम 3 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे 3 कॉमन निकल जाएगा। चलो अंदर क्या बचता है वो देखते हैं, अंदर यहाँ बच जाएगा x प्लस 5 और यहाँ पे अंदर बच जाएगा x प्लस 5, ध्यान रखना दोनों ब्रैकेट में सेम चीज कॉमन बचेगी। अब दोनों ये x और ये 3 को मिला के एक ब्रैकेट बन जाएगा, तो वो ब्रैकेट बन जाएगा आपका x प्लस 3, और x प्लस 5 से एक और ब्रैकेट बन जाएगा और इक्वल्स टू आ जाएगा 0। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब क्या करना है, x प्लस 3 को एक बार 0 के बराबर करना है, उसी तरीके से x प्लस 5 को 0 के बराबर करना है, तो x का वैल्यू -3 आ जाएगा, x प्लस 5 यहाँ पे आएगा -5। तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर मिल चुका है, एक -3 और एक होगा -5। इन्हीं को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया, आपका जो एग्जाम का पैटर्न होगा सेमिस्टर का हो या बोर्ड्स का एग्जाम का पैटर्न सेम होगा, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसी टाइप का पैटर्न आएगा, ठीक है। लुक एट दिस, इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी दी है, 12,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट है, और जो जो भी शेयर यहाँ पे खरीदा गया उसका फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज, और वो शेयर प्रीमियम में चल रहा है। प्रीमियम का मतलब क्या कि फेस वैल्यू से ज्यादा में वो शेयर का एक्चुअल प्राइस है। तो जब भी प्रीमियम हो ना, तो फेस वैल्यू के अंदर आप प्रीमियम को जब ऐड करोगे तो आपका उसको मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मार्केट वैल्यू निकालने बोला है, तो फेस वैल्यू में क्या ऐड करोगे, फेस वैल्यू में आप ऐड करोगे प्रीमियम, प्रीमियम को ऐड करना, तो यहाँ पे लिख देना आपको प्रीमियम, बराबर। अब मुझे बताओ फेस वैल्यू कितना है 10 है और प्रीमियम कितना है 2, यहाँ पे पहले दे रखा, तो मार्केट वैल्यू आ चुका है 12 रुपया। अब पूछा नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का तरीका होता है टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए अपॉन मार्केट वैल्यू। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की है, 12,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट की है, मार्केट वैल्यू कितनी है 12 रुपये, क्योंकि शेयर प्रीमियम में चल रहा था, फेस वैल्यू में 2 ऐड करके मार्केट वैल्यू 12 आया था। 12 से जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 1000 रुपीज एज अ
1 शेयर, तो एक शेयर का प्राइस जो होगा, ओके, नंबर ऑफ शेयर जो होंगे, आपने टोटल 1000 शेयर खरीदे हैं और एक शेयर का प्राइस कितना था, 12 रुपया था, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 कॉइन टॉस, कितने कॉइन टॉस किए, 2 कॉइन टॉस किए साइमल्टेनियसली, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द इवेंट, ए बोलता है टू गेट द एटलीस्ट 1 हेड। पहले सिंपल सा बताओ कि जब भी हम 2 कॉइन टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, हेडेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, बराबर कि नहीं। ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है, क्लियर है, मतलब ये वाला ब्रैकेट आपको कंप्लीट करना। बच्ची हुई जो, जैसा कि यहाँ पे हेड टेल लिखा हुआ है और टेल हेड लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेडेड, और यहाँ पे आ जाएगा टेल टेल, सही बात है। मैं लिख लेता हूँ वापस से आपके लिए, ये हेड हेड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेल टेल, सिंपल सा है। यहाँ पे बोला है इवेंट ए क्या बोल रहा है, टू गेट द एटलीस्ट 1 हेड। अब मुझे बताओ ऐसे कितने पॉइंट्स है जहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 1 हेड आ रहा है। टू गेट, टू गेट एटलीस्ट गेटिंग, एटलीस्ट गेटिंग 1 हेड, कम से कम एक हेड, तो एक से ज्यादा चलेगा, तो कम से कम एक हेड कहाँ आ रहा है, 1 2 और 3 जगह पे, तो हेड हेड टेल हेड हो गया, हेड टेल यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ गया। इवेंट भी क्या बोलता है, टू गेट नो हेड, एक भी हेड ना आए, एक भी हेड नहीं आ रहा मतलब वो क्या हो जाएगा, टेल टेल हो जाएगा, तो इतना सिंपल है। अब आपके सामने आ चुका चैलेंज नंबर 1, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इस एपी का आपको 19th टर्म निकालना है, कैसे निकालते हैं, टीएन का फॉर्मूला लगाना है और आपको 19th टर्म निकालना है, तो a प्लस ए 19 माइनस 1, और यहाँ पे d का आपको पता ही कैसे निकालते हैं, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। ये अब तक का आपको चैलेंज नंबर 1 मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। आपको रूट्स पहले से दिए हैं और उन रूट्स की मदद से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाते देखो, पहले रूट्स को आप बोल दो अल्फा जिसका वैल्यू -3, और दूसरे रूट को आप मान लो बीटा जिसका वैल्यू -7। तो दिए हुए रूट्स के मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैं बाद में लिख रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप डाल देते हो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो अब मुझे बता दो कि भाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, आप देख लो, अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, तो अल्फा प्लस बीटा कर लो, तो ये हो जाएगा -3 प्लस ऑफ -7, तो आपको देख पा रहे हो -10 आ गया, ये आ गई अल्फा की वैल्यू। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो -3 और -7 का इंटू करेंगे तो +21 हो जाएगा, ये आ गया अल्फा। तो थोड़ा ये माइनस माइनस को एडजस्ट कर लो, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपका 21, और ये बन गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पक्का, ठीक है। देखो आई होप सो अब तक आपको इस सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करने वाला कर लेना। क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैनल है जहाँ पे प्योर वर्क, जहाँ पे कंसिस्टेंसी और प्योर वर्क करना सिखाया जा रहा है, बिना मतलब का मोटिवेशन नहीं बेचा जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो फटाफट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला, टू नंबर्स आर डिफर बाय द 3, दो नंबर है और दोनों नंबर में कितने का फर्क है, 3 का फर्क है। तो दो नंबर में जब फर्क आता है तो एक नंबर पक्का बड़ा होगा, एक नंबर पक्का छोटा होगा, तभी तो फर्क आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे इमेजिन करो कि जो ग्रेटर नंबर है, दोनों नंबर में से जो ग्रेटर नंबर है उसको ए बोल दो, और जो स्मॉलर नंबर है उसको क्या बोल दो, स्मॉलर नंबर को आप बोल दो बी बोल दो, ठीक है ना। तो दो नंबर 3 से फर्क कर रहे हैं, तो मतलब a माइनस बी कितना आना चाहिए, डिफरेंस 3 का आना चाहिए। ये एक तरीके से इक्वेशन 1 होगा। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, अभी सम करना है, क्या करना है आपको, सम करना है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, बराबर कि नहीं। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, सम मतलब प्लस किसका, ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर मतलब क्या a, और स्मॉलर नंबर ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर, मतलब दो गुना किसका, स्मॉलर नंबर का। अगर आप सम करते हो दोनों का मिलाकर आपको आंसर कितना मिलेगा, 15। ये बन गया आपको इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो यहाँ पे, तो कैसे हो जाएगा देखो, यहाँ पे मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ, लुक एट दिस, a माइनस बी इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन है a प्लस 2b इज इक्वल टू 15। सिंपली आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और b का वैल्यू आपको इजीली मिलेगा। तो यहाँ पे a 0 हो जाएगा, ये -3 भी आ जाएगा, और ये आपको आ जाएगा -12। तो आप b का वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे -12 बाई -3, तो वो आ गया +4। जैसे b का वैल्यू आया, b का वैल्यू आप किसी इक्वेशन में पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लो b का वैल्यू को, तो a माइनस यहाँ पे b का वैल्यू +4 पुट करो इक्वल टू 3, इधर भेज दो इसको। तो आप देख पा रहे हो कि ये हो जाएगा, इधर आके माइनस है ना इधर, तो ये आके +4, तो आप देख पा रहे हो a का वैल्यू आ जाएगा आपका 7।
तो बी का वैल्यू भी आपको मिल चुका है और ए का वैल्यू भी आपको मिल चुका है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। मल्होत्रा परचेज सोलर पैनल फॉर द टैक्सेबल वैल्यूज ऑफ 85,000। कितनी वैल्यूज है? 85,000। टैक्सेबल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिस पे टैक्स लगता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कितनी है? 85,000 रुपीज, है ना। शी सोल्ड देम फॉर 90,000 रुपीज। उसने कितने में बेचा? उसने 90,000 रुपीज में बेचा उसको। तो सेलिंग प्राइस आप बोल दो थोड़ी देर तक, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 90,000 रुपीज। ठीक है ना। जीएसटी कितने? रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितनी है? 5% यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी लग रही है। तो आपको निकालना इनकम टैक्स क्रेडिट ऑफ द मल्होत्रा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय द हर। उसने कितना जीएसटी भरा होगा पूरा समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो, तो मल्होत्रा है, जब इसने किसी से खरीदा होगा, मल्होत्रा ने पहले तो माल खरीदा होगा, मल्होत्रा ने जब माल किसी से खरीदा होगा तो उसको जीएसटी पे किया होगा, उस जीएसटी को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, बराबर। और जब मल्होत्रा ने माल बेचा होगा तो किसी से जीएसटी लिया होगा, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, ये ध्यान रखना। अब जब आप आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करते हो तो आपको पेबल जीएसटी मिलता है। मैंने पूरा समझा दिया है। कैसे करेंगे, मुझे बताओ। मल्होत्रा ने माल कितने में खरीदा? मल्होत्रा ने जो माल खरीदा वो 85,000 में खरीदा। कितने में खरीदा? 85,000 में खरीदा। तो 85,000 पे जो जीएसटी दिया होगा मल्होत्रा ने, उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स। तो यहाँ पे देखो, आईटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5% ऑफ 85,000। समझा। तो हम निकाल देंगे 5% ऑफ 85,000, 5/100 इंटू 85,000। दो जीरो से दो जीरो कट हो जाएंगे, ये 850 और 5 बचेगा, तो 85 इंटू 5 हम साइड में यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये 25, ये 2 40 42 425। तो ये हो जाएगा आपका 425 और ऊपर का एक जीरो लगा देंगे, तो ये हो गया आपका क्या? आईटीसी, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। अब आपको निकालना है आउटपुट टैक्स क्रेडिट। क्या निकालना है आपको? आउटपुट 5% लगेगा, वो भी तो 5% लगेगा, बट वो 5% किस पे लगेगा? क्योंकि उसने माल कितने में बेचा? उसने माल बेचा 90,000 में, तो वो लगेगा 90,000 पे। ध्यान रखना, ये भूलना नहीं। दो जीरो से दो जीरो कट, ऊपर बचेगा 900 और 5, तो ये हो जाएगा आपका 4500। परफेक्ट है। अब क्वेश्चन आता है कि उसने कितना जीएसटी भरा होगा। तो उसने कितना जीएसटी भरा होगा, तो वो हो जाएगा जीएसटी पेबल, और वो निकाला जाएगा, ध्यान देना अच्छे से, वो निकाला जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स हो जाएगा 5400 और इनपुट टैक्स हो जाएगा 4250। तो ये हो जाएगा आपका 250 रुपये के आसपास उसने क्या किया होगा? जीएसटी पेबल किया होगा। इतना सिंपल था, गवर्नमेंट को दिया होगा, सिंपल भाषा में बताए तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। देखो, जब भी ग्राफिकली वाला क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो इक्वेशन आपको लिख लेना है, दोनों इक्वेशन जो भी आपको दे रखा है, और जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो अपनाओ। सबसे पहले y को सेपरेट करना। y को कैसे सेपरेट करेंगे आप? y को इधर रखो, x को इधर भेज दो -x, तो ये एक y सेपरेट हो गया। यहाँ पे भी आपको y को सेपरेट करना है, तो 9 को इधर भेज लो, -9 हो जाएगा, y को इधर भेज दो, तो यहाँ पे भी y सेपरेट हो गया। अब आपको बॉक्स बनाना है। अब आपको क्या करना है? बॉक्स बनाना है इस तरीके से। यहाँ पे एक में लिखना है x और दूसरे में लिखना है आपको y, और तीसरे वाले रोज में लिखना है x, y। ठीक है ना। और आपको कम से कम 3 या 4 आंसर निकालने हैं। सेम काम आपको इधर भी करना है। x लिखना है, y लिखना है, x, y। अब देखो, अब यहाँ पे आपके जो मन चाहे वो x की वैल्यू डालो। x की वैल्यू 1 डालते, तो चलो, जब x की वैल्यू 1 डाला था, आप देखोगे 1 के आगे माइनस लगा हुआ है, तो y का वैल्यू हो जाएगा -1। x का वैल्यू 2 डालोगे, y का वैल्यू -2, 3 डालोगे, y का वैल्यू -3। अब वैसे यहाँ पे x का वैल्यू आप देखो 9 पीछे दे रखा है ना, तो आप कोई बड़ा डालो तो माइनस करके आंसर पॉजिटिव में आया, आपकी मर्जी, जैसे भी हो। x का वैल्यू 1 डालते हैं, तो जब आप x का वैल्यू 1 डाल के सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, -7, तो आंसर आएगा -7 हो जाएगा। यहाँ पे 2 डालोगे तो 4 हो जाएगा, 2 डाल दिया आपने, तो ये 2 इंटू 2 4, और माइनस करोगे तो -5 आ जाएगा। और अगर आप 3 डालते हो तो 3 डालने के बाद वो 6 हो जाएगा, और माइनस करोगे -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो भी पॉइंट्स मिले, जैसे यहाँ पे 1 -1 मिला है, यहाँ पे 2 -2 मिला है, यहाँ पे 3 -3 मिला है, यहाँ पे 1 -7 मिल गया, यहाँ पे 2 -5 मिल गया, और यहाँ पे 3 -3 मिल गया। इसको आप ग्राफ पे ऊपर प्लॉट कर दोगे,
जो भी मतलब आप जैसे भी रैंडमली मान लो ये एक ग्राफ बन जाएगा प्लॉट करने के बाद और ये दूसरा ग्राफ मिल जाएगा, और जहां पे भी ग्राफ दोनों मिल रहे होंगे उस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना। मान लो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5,3। ये आंसर नहीं होगा, मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, जहाँ पे ग्राफ दोनों मिल रहे होंगे वही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सिंपल है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्टिंग ax प्लस बी वाई इजिकल्स टू 9 और bx प्लस ए वाई इजिकल्स टू 3 माइनस 1। मतलब यहाँ पे दोनों इक्वेशन जो है ना, ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ जहाँ पे मिल रहा होगा उसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 3 माइनस 1, तो आपको a और b का वैल्यू मिल पूछा है। देखो वो जो एक 3 माइनस 1 है ऑब्वियसली वो है तो इन्हीं इक्वेशन के पॉइंट्स है ना, मतलब इन इक्वेशन को सेटिस्फाई होंगे, मतलब आप x और y का वैल्यू 3 माइनस 1 डाल सकते हो दोनों इक्वेशन में। तो पहले इक्वेशन में आप x का वैल्यू, पहला इक्वेशन क्या दिया रखा ax प्लस बी वाई इज टू 9, तो जहां x और y का वैल्यू है वो आप यहाँ पे आराम से क्या कर सकते हो पुट कर सकते हो। तो आप देख पाओगे यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू कितना है -1, तो ये बन जाएगा आपका 3a माइनस बी इज इक्वल टू 9। एक तरीके से ये आपका इक्वेशन बन गया। अब दूसरे इक्वेशन की हम बात करते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे भी आप सेम x और y का वैल्यू डाल सकते हो बिकॉज वो उसी ग्राफ के ऊपर आने वाले पॉइंट है, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 3 और -1, तो आप देख पा रहे हो ये आ जाएगा आपका 3b माइनस ए इज इक्वल टू 5, और ये बन गया आपका इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको करना है सॉल्व, आपको a और b का वैल्यू सिंपली मिल जाएगा। तो आप देखेंगे पहले वाला इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ जैसे का जैसा है, दूसरे वाले को लिखते समय मैं ए को आगे लिखूंगा साइन के साथ में और बी को थोड़ा पीछे लिखूंगा साइन के साथ में, देखो प्लस साइन है ना उसको, क्योंकि वो सॉल्व करने में इजी हो जाए। अब आप देख पा रहे हो डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो पाएगा, किसी भी एक कोएफिशिएंट को हमें सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए वाले को नीचे वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थोड़ा सा इक्वेशन में ए के आगे 3 लग जाएगा, फिर ए और बी का वैल्यू निकालना ईजी होगा। तो आप देख पाओगे यहाँ पे ये 3a ऊपर वाला वैसे का वैसा लिखेंगे, और नीचे वाले में इधर -3a, ये +9 भी हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 8 भी आएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद आप देख पा रहे हो ये मेरे हिसाब से 15 और 9 हो जाएगा 24, करेक्ट है। तो आप देख पाओगे 84 बी 8b इज इक्वल टू 24, तो बी का वैल्यू आ चुका होगा आपको 3। अब बी का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे 1 में पुट करो और या चाहे बी इस 2 में पुट करो, ए का वैल्यू आप कमेंट करके बता दो कितना आएगा। ओके, सिंपल था ये भी। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि आपको x प्लस वाई और x माइनस 1 का वैल्यू दे रखा है, x और x का वैल्यू आपको फाइंड करना बोला है। तो आप सिंपली आप देखोगे कि अगर इन इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं हमारा काम ऐसे हो जाएगा, क्योंकि y y कट हो जाएगा और ये 6, तो x का वैल्यू यहाँ से आपको डिवाइड करने के बाद 3 आ जाएगा। इसके बाद ये होगा आपके लिए चैलेंज नंबर 2, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। आप सभी को आता होगा किस तरीके से करते हैं, तो कमेंट कर लो इसका आंसर। आउट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर आप ये वाले ए वाले को देखोगे, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे कट हो जाएगा, देखो होगा। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं बचेगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन काई के लिए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा। बाकी सारे में देखो एक्स स्क्वायर कभी कट नहीं होगा, आप अरेंज करके भी देख लो पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोल दे रखा है कि आपको एन ऑफ एस निकालना, तो आपको पता प्रोबेबिलिटी का वैल्यू के फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अब आप बताओ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है 1/5, यहाँ पे ये आ जाएगा 1/5। अब एन ऑफ ए कितना दे रखा है, एन ऑफ ए आपको दे रखा है 2, और आपको एन ऑफ एस निकालना है, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एन ऑफ एस इधर आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 10 आ जाएगा। तो एन ऑफ एस का वैल्यू आपको आ चुका है 10, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चैलेंज नंबर 3, ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग होगा, जिसको सॉल्व करके कमेंट में बताना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जिसमें आपको एक्स का वैल्यू 3 दे रखा है और बोला एक्स का वैल्यू जो 3 है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी है। अब कोई भी वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट तभी होता है जब वो उसके इक्वेशन में सेटिस्फाई हो सके, मतलब आप एक्स के जगह पे वहां पे 3 डाल सकते हो। तो जहां जहां एक्स लिखा वहां पे आप 3 पुट कर लो, तो इक्वेशन को आप लिख लो ऐसे, बट एक्स की जगह पे आपको 3 लिखना है, इसके लिए खाली छोड़ दो वहां पे, और जहां एक्स है वहां पे कितना लिख दोगे 3 लिख दोगे। तो ये हो जाएगा आपका 9 के, ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा +3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -27 इक्वल टू 0, इधर 9 के आपका बचेगा
-27 इधर आके +27 हो जाएगा, और डिवाइड जब आप 9 से करोगे तो 27 को 9 से डिवाइड करने के बाद आंसर आ चुका होगा आपका 3। सिंपल। नेक्स्ट देखो, मार्केट वैल्यू आपको दे रखा है 200 रुपीज और ब्रोकरेज लग रहा है 0.3%। मार्केट वैल्यू है कितना? 0। फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। देखो, जब भी आप शेयर परचेज करते हो तो आपको मार्केट वैल्यू के जितने पैसे तो देने हैं, उसके साथ साथ आपको ब्रोकरेज भी देना है। तो जब आपको ब्रोकरेज देना है तो मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज को ऐड करना पड़ेगा। तो चलो, ब्रोकरेज लगता है मार्केट वैल्यू पे, तो कितना परसेंट ब्रोकरेज लग रहा है? 0.3%। तो यहाँ पे आप बोल दोगे कि ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू। अब आप देख पा रहे हो मार्केट वैल्यू कितनी है? 200 रुपया। तो आप बोलोगे 0.3 डिवाइड बाय 100 इंटू 200 रुपया। तो आप देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो ये आंसर आ चुका होगा 0.6 रुपीज, है ना। तो ये हो गई आपकी क्या? ये हो गई आपकी ब्रोकरेज। अब क्या करना है, जो भी आप पैसा पे करोगे उसके अंदर ब्रोकरेज को क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। तो ब्रोकरेज को ऐड करना है, तो आप क्या बोला है? फाइंड द परचेस वैल्यू। तो परचेस वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू 200 रुपया है और ब्रोकरेज कितनी है? 0.6 रुपया है। तो आप देख पाओगे 200.6 रुपया आपका हो जाएगा, परचेस वैल्यू हो जाएगा उस प्रोडक्ट का। यहाँ पे आपको दे रखा है कि 9 टिकट्स है टोटल, और 9 टिकट्स पे नंबर लिखे 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 इस तरीके से। टिकट रैंडमली आपने टेबल में से या बॉक्स में से टिकट निकाला, और इवेंट ए पूछा गया, टिकट शोज दैट इवन नंबर। तो मुझे बताओ एक से लेके 9 तक कितने नंबर्स होते हैं? पहले तो पूछा टोटल नंबर, तो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑब्वियसली टोटल नंबर तो 1 से 9 है ना, तो सैंपल स्पेस 1 to 9 हो जाएगा। करली ब्रैकेट करना मत भूलना, बॉक्स थोड़ा बड़ा कर के लिख लेना। एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? तो ऑब्वियसली टोटल 9 नंबर है, 1 से लेके 9। एक इवेंट ए क्या बोलता है? इवेंट ए बोलता है इवन नंबर। तो 1 से लेके 9 तक इवेंट नंबर तो यही हो जाएंगे, करेक्ट है। तो टोटल इवन नंबर कितने हैं? 1 2 3 4। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि यहाँ पे एक बोलता है कि मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूँ, तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो आप सभी को, बच्चों को पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। परफेक्ट। मेरा रूट, वो बोलता है कि मेरे दो रूट है 3 और 4, तो मेरे रूट का सम क्या होगा? अरे फुद्दू समझाएगा, सम का रूट तो हम कर देंगे ना, ये लो। हाँ, और मेरे रूट का प्रोडक्ट्स क्या होगा? तो 3 इंटू 4 कर लेंगे तो वो हो जाएगा 12। सही है। आप सिर्फ 7 और 12 डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। मेरा इक्वेशन क्या होगा? आपको पता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया तो इक्वेशन बनाना इजी, मैंने पहले ही बताया। कैसे बनता है इक्वेशन? वो बनता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों रूट का सम, और अल्फा इंटू बीटा दोनों रूट का प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ, दोनों रूट का सम कितना आया था? दोनों रूट का सम आया था 7, है ना, और दोनों रूट का प्रोडक्ट आया था 12। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसकी जरूरत थी, तो वो हम यहाँ पे टाप देंगे। सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अभी वापस से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोला है कि आपको फ्रॉम 1 to 171 नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय 5 है, उनका वो ऐसे अब नंबर पूछा आपको कि 1 से लेके 171 ऐसे नंबर बताओ जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो पहला तो नंबर 5 होगा, 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर आप समझ पा रहे हो 20 होगा, फिर 25 होगा, फिर 30 होगा। ऐसे 5-6 नंबर यहाँ पे लिख दो, यहाँ तक काम हो गया। अब आपको पूछा भाई ए क्या होगा? तो ऑब्वियसली पहला नंबर तो 5 है, और डिफरेंस क्या होगा? तो दो डिफरेंस तो ऑब्वियसली 5 का ही रहेगा। और लास्ट वाला नंबर क्या है? 170। तो लास्ट वाला नंबर हो गया 170। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी दी है, उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे डी क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस तो 5 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, और एन का वैल्यू निकालने बोला, साइड में सॉल्व कर लो। तो 170 है, ये देखो, ये 5 इधर प्लस में इधर आके जाएगा, माइनस हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 165। और यहाँ पे देखो, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करोगे 3 जा, और ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 34 आएगा। देखो, कोई एडिशन वगैरह में गलती हो तो कमेंट में गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो, दिल से बुरा लगता है, ठीक है ना, बहुत टाइम हो जाती है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। चैलेंज नंबर 5, चैलेंज नंबर 4 और चैलेंज नंबर 5 आप देख पा रहे हो। कमेंट देखो, हर चैलेंज का कमेंट करना आपका दायित्व बनता है, ठीक है ना, क्योंकि कमेंट करोगे तो पता चलेगा भाई समझ में आ रहा है, और चीजों को आपने पहले से पढ़ रखा है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के बाद। और चैनल थोड़ा कैसा लगता है आपको, किस तरीके से अच्छा लगता है कि नहीं लगता, उसके बारे में जरूर कमेंट करना। हाँ भैया, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, आपने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझाई है। एग्जाम ऑब्वियसली एग्जाम ओरिएंटेड चैनल है, जिसमें एग्जाम में ही हेल्प आपकी हेल्प की जाती है।
धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे जैसे टाइम मिलेगा, बट या स्टिल आप कमेंट जरूर करना कि आपको चैनल कैसा लग रहा है और हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है ना। चैलेंज नंबर 6 भी आपके दिए सामने दिया, साइमल्टेनियसली इक्वेशन ग्राफिकली करना, मैंने बताया वाई को सेपरेट करना फिर काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सचिन इन्वेस्टेड इन द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ऑफ द स्पेसिफिक वे इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में उसने 4,000 इन्वेस्ट किया, फिर उसने 6,000 किया, फिर 8,000 किया, और ऐसे करते करते उसने 12 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, और पूछा टोटल इन्वेस्टमेंट 12 साल तक कितने हो जाएगा 12 साल के बाद। तो देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये एपी का सवाल है, पहला 4,000 किया था, फिर 8,000 किया था, फिर उसने 12,000 किया था, और ऐसे करते करते वो 12 साल तक इन्वेस्ट किया गया। तो 12 साल तक इन्वेस्ट किया मतलब एन कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना। और आपको क्वेश्चन में देख के ए का वैल्यू पता चल गया, 4,000 हो जाएगा, और डिफरेंस कितना होगा दो नंबर के बीच का, तो वो भी आपका कुछ लगभग 4,000 हो जाए। सॉरी, मैंने क्वेश्चन लिखने में समझदारी में गलती कर दी है। आई थिंक ये यहाँ पे डिफरेंस जो है ना, देखो यहाँ पे 4,000 और उसके बाद 6,000 है, तो ओबीसी 6,000 और यहाँ पे 8,000 है, तो डिफरेंस 200 का आएगा, 200 का फर्क आएगा, ठीक है। और ऐसे उन्होंने 12 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, और 12 साल के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा कितना होगा। तो सिंपल है भाई, एस एन निकालना है, एस एन का इस्तेमाल करेंगे, और एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी हम कर देंगे। यहाँ पे एस एन कितना, एन का वैल्यू 12 साल तक किया तो 12 लिख देंगे, और यहाँ पे ए का वैल्यू 4,000 हो जाएगा, और एन का वैल्यू 12 साल है तो 12 माइनस वन, और डी का वैल्यू यहाँ पे 2,000 रुपया हो जाएगा। सही है ना, 2,000 का फर्क है हर इन्वेस्टमेंट में। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 8,000 हो जाएगा अंदर ये वाला टर्म, और ये वाला 11, और ये वाला 2,000, तो 11 इंटू 2 हो जाएगा 22,000, ठीक है ना। अब आप इनको ऐड करोगे तो आप देख पा रहे हो 22,000 इंटू 8,000 30,000 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 30,000, और इंटू अब जब कर चेक करोगे तो ये हो जाएगा 1,80,000 रुपया। तो ये होगा भैया 12 साल के बाद जमा उनके पास कितना, 1,80,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में, या जो भी अकाउंट है उनके पास। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, रेडीमेड गारमेंट ऑफ शॉपकीपर 5% डिस्काउंट दिया उन्होंने 2,000 रुपये पे, और 5% जीएसटी लिया है रिमेनिंग अमाउंट पे। तो देखो भाई, दुकान से जो भी आप खरीदते हो उसकी जो टैग लगाया रहता है उस पर तो आप जीएसटी भरते नहीं हो, आप में कितने रुपए में खरीदा उस पर आप जीएसटी भरोगे। तो 2,000 रुपये का जो प्राइस था उस पर दुकानदार ने पहले से क्या कर दिया, 5% डिस्काउंट दे दिया। 5% डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा बचेगा उस पर आप जीएसटी भरोगे, बराबर कि नहीं। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा कि कौन से अमाउंट पे आप जीएसटी भरने वाले हो। तो पहले आप देख लो यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया है, तो आपको डिस्काउंट दे रखा है 5% किसके ऊपर, 2,000 रुपये पे। तो वो कितना है वो देख लो, 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 2,000, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना रुपया का डिस्काउंट हो गया, 100 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, सही है ना। अब मुझे बताओ आप जीएसटी किस पे भरोगे, 2,000 में से पहले 100 माइनस करोगे, क्योंकि आपने तो उस पे 100 रुपीज, तो वो तो डिस्काउंट हो गया, वो थोड़ी आप दुकानदार को दोगे। तो टैक्सेबल वैल्यू जो होगी ना जिस पे आप डीएक्सी भरने वाले हो, वो हो जाएगी 2,000 में से आपको पहले 100 रुपया माइनस करना है, तो टैक्सेबल वैल्यू हो गई 1,900 रुपया, समझा। अब उस पे कितना परसेंट जीएसटी लग रहा है, तो आप देख पा रहे हो उस पे 5% जीएसटी लग रहा है, डिस्काउंट 5% का दिया था, जीएसटी भी 5% लग रहा है। तो अब जीएसटी कितना लगेगा, तो जीएसटी यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा 5% ऑफ 1,900 रुपीज। तो 1,900 का 5% निकालने जाएंगे तो आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1,900 से। सिंपली दो जीरो से दो जीरो कट हो जाएंगे, और 19 इंटू 5 मेरे हिसाब से 95 होता है, आपके हिसाब से क्या होता है कमेंट कर लेना, ओके। नाउ जीएसटी आपको यहाँ पे पता चल गई है। अभी आगे आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देखोगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कॉस्ट्यूम ड्रेस फॉर द कस्टमर, कस्टमर को उस कॉस्ट्यूम की कितनी पैसे दुकानदार को देना पड़ा था। आप देख पा रहे हो उसको भाई 1,900 रुपए का तो वो प्राइस था, उस पर जीएसटी लग के 95 रुपीज और चढ़ गया, तो उसको टोटल दुकानदार को 1,905, तो ये उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, दुकानदार को। उसमें से 95 रुपीज दुकानदार गवर्नमेंट को एज ए जीएसटी पे कर देगा बाद में, चुरा भी सकता कुछ भी कर सकता है आजकल तो, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बैग है जिसके अंदर रेड बॉल्स है, जिसके अंदर व्हाइट बॉल्स है, और जिसके अंदर ग्रीन बॉल्स है। तो एक बैग के अंदर सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, कितनी रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है, तो यहाँ पे हमने 3 रेड बॉल लिख दी। कितनी ग्रीन बॉल है, तो 3 ग्रीन बॉल है, तो ग्रीन बॉल हमने 3 यहाँ पे लिख दिया। और फिर कौन सी बॉल है, व्हाइट कलर से, तो ऑब्वियसली मैं नहीं लिखूंगा। तो व्हाइट बॉल कितनी है, तो 3 व्हाइट बॉल है, तो ये 3 व्हाइट बॉल हमने लिख दी। ये हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस। वन बॉल इज पिक अप फ्रॉम द बैग, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके हाथ में व्हाइट बॉल आए, मुझे बताओ। टोटल कितनी व्हाइट बॉल है, देखो अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ रेड बॉल्स तो आप बोलोगे 3 रेड बॉल है,
नंबर ऑफ ग्रीन बॉल तो भी आप बोलोगे 3 है, और नंबर ऑफ व्हाइट बॉल तो भी आप बोलोगे 3 है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके हाथ में 3 व्हाइट बॉल आए? तो टोटल के तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट व्हाइट बॉल इन योर हैंड, वो हो जाएगी नंबर ऑफ व्हाइट बॉल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल बॉल्स। तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितनी है? 3, और टोटल बॉल कितनी है यहाँ पे? 3 3 3। और ओके, ब्लैक बॉल भी है दोस्तों, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ब्लैक के लिए भी हम लिख लेते हैं B1 B2 B3। तो ब्लैक बॉल भी है यहाँ पे, उसका भी आपको ख्याल रखना है। ब्लैक बॉल के लिए लिख लेते हैं हम लोग B1 B2 B3। ओके, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल भी यहाँ पे 3 है। तो टोटल बॉल कितनी है? 12। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1/4। आपके हाथ में व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। फिर पूछा नॉट व्हाइट बॉल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके हाथ में व्हाइट बॉल ना आए, एक भी व्हाइट बॉल नहीं आए? इसका मतलब आपके हाथ में जो भी बॉल आनी चाहिए व्हाइट को छोड़ के आनी चाहिए। तो व्हाइट को छोड़ के टोटल कितनी बॉल है? देखो, व्हाइट को छोड़ के ब्लैक बॉल है, व्हाइट को छोड़ के ग्रीन बॉल है, व्हाइट को छोड़ के व्हाइट बॉल है, सॉरी व्हाइट को छोड़ के रेड बॉल है, व्हाइट बॉल थोड़ी है। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 3 3 3 तो ऊपर 9 हो जाएगा और नीचे 12 जैसे का है। डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो व्हाइट बॉल हो जाएगा 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल हो जाएगा आपका 1/4। सिंपल है। और इसका दूसरा तरीका भी है कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल निकाल दिया है, तो इस 1/4 को आप डायरेक्ट 1 से अगर माइनस करोगे ना, तो आपको वो भी आंसर मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करने के बाद 3/4। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, और मैंने वैसे किया, वैसे भी आप कर सकते हो, एज योर विश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। 55 किलोमीटर का जर्नी है टोटल, और 55 किलोमीटर की जो जर्नी है वो बस से और कार के द्वारा ट्रेवल की जा रही है, बराबर। अभी हमें ये नहीं पता कि 55 किलोमीटर की जर्नी बस से कितनी की थी और उसमें से कार से कितना उसने जर्नी ट्रेवल किया, बस वो नहीं पता है। और जो स्पीड है किसकी, अपने ट्रेवल एवरेज स्पीड, जो बस का स्पीड है वो है लगभग 60 किलोमीटर पर घंटे का, और जो कार का स्पीड है वो है एवरेज स्पीड ऑफ द कार 75 किलोमीटर पर आवर्स का। और उस जर्नी को टोटल 8 घंटे लग रहे हैं। मान लेते हैं कि जो बस से जो जर्नी किया उसको टाइम T1 लगा, और कार से जो जर्नी किया उसमें उसने T2 टाइम गुजारा। अब मुझे बताओ टोटल जर्नी को टाइम कितना लगा? 8 घंटा लगा। मतलब यहाँ पे T1 प्लस T2 आप बोल सकते हो 8 हो जाएगा। इसको आपको ख्याल में रखना, पहली बात तो। अब मुझे बताओ T1 का वैल्यू क्या होगा? देखो, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कभी बचपन में, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को इधर भेजो, वेलोसिटी को नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी नीचे। तो आपको अगर T1 पता करना है, T1 मतलब क्या? बस से ट्रेवल किया हुआ लगाने वाला टाइम। तो उसमें डिस्टेंस क्या लिखोगे? डिस्टेंस आपको पता ही नहीं है बस वाला, तो डिस्टेंस आपको यहाँ पे पता है क्या? नहीं पता है। तो आप यहाँ पे आराम से, अब देखो, बस वाला डिस्टेंस आपको नहीं पता है और कार वाला डिस्टेंस भी आपको नहीं पता है, तो थोड़ा सा समझदारी का काम करना कि लेट्स से, कि मैं बोल देता हूँ कि लेट्स से जो बस वाला डिस्टेंस है उसको मैं बोलता हूँ x। बस वाले डिस्टेंस को क्या बोलता हूँ? x। तो आप बताओ कार वाला डिस्टेंस क्या होगा? परफेक्ट। कार वाला डिस्टेंस हो जाएगा 5 में से अगर आप x माइनस करोगे तो ये हो जाएगा हमारा कार से ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस। टोटल 5 डिस्टेंस है, 5 में से x को माइनस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? कार का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अगर मैं पूछूं आपको, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। तो कार से बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? x, और कितना टाइम लगा उसको बस से कितना स्पीड था बस का? 60। ये टाइम मिल जाएगा आपको बस से। और कार से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 5 माइनस एक्स, और कितना टाइम की वेलोसिटी से किया? 75। सही है। दोनों टाइम मिल गया, दोनों टाइम को भी आपको ऐड करना है और इक्वल टू 8 कर देना है। तो x प्लस 6 एक्स अपॉन 60 प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन 75, और उसको कर लो आप 8 के बराबर। अब आपको इनको इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस, और बहुत सिंपल है सॉल्व करना। देखो 60 लिखा और 75 लिखा ना, तो पूरे इक्वेशन को आप 15 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे आपको एक चीज दिखने मिलेगा, ये 15 से मल्टीप्लाई होके कितना बचेगा? 4x बचेगा, सॉरी नीचे 4 बचेगा, और यहाँ पे ये 15 से मल्टीप्लाई होके नीचे 5 बच जाएगा, और यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लोगे अच्छे से, तो ये 5x और ये इधर आके 4, 5 माइनस एक्स, और यहाँ पे 12 इंटू 20 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। अब इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है। देखो, तो ये 5x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, चलो 5 इंटू 4 कर लो, तो 0 ये 20, ये 20 और ये 22 2, और ये और 22 आ जाएगा, बराबर ना।
ठीक है, तो 2 2 2 0 और ये -4x और ये आ जाएगा आपका 24 और ऊपर के 2 0 और लग जाएंगे। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं और भी 5x में से 4x गया तो ये x बच जाएगा और ये 2400 में से आपको 2 2 2 0 माइनस करोगे तो आप देखोगे 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया तो 8, 3 में से 2 गया तो 1 और तो 180 आपका आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस हो जाएगा 180 और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार तो 555 में से 180 को माइनस कर दो तो वो भी मिल जाएगा, बट वो आपको यहाँ पे पूछा नहीं था। इस पूरे क्वेश्चन को हमने बहुत प्यार से सॉल्व किया। ठीक है, देख लेना इसको। थोड़ा सा खिचड़ी हो रहा है बिकॉज एक ही पेपर पे हम सॉल्व कर रहे हैं ना, मैं हर को बनाने के लिए इतना टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, अब आपको इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद अब आपको चैलेंज ज्यादा मिलेंगे, कम क्वेश्चन मैं करूंगा, आपको ज्यादा करना है। तो चैलेंज नंबर 8, चैलेंज नंबर 7 और 8 आपको कमेंट में करके बताना है कि आंसर कितना आ रहा है। मैं सबके आंसर चेक करने वाला हूँ, ठीक है ना। थर्ड वाला देख लो, आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना, तो x क्या होता है, dx अपॉन डी होता है। तो dx का वैल्यू आप देख पा रहे हो 49 दे रखा है, d का वैल्यू 7, तो आंसर आ चुका होगा 7। आपको n ऑफ s निकालना है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, चलो कमेंट कर लेना इसका आंसर क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ a होता है n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ a आपको दे रखा है 1/5, n ऑफ a का वैल्यू आपको दे रखा है 2 और n ऑफ s का वैल्यू आपको नहीं पता। इसको इधर भेजो, इसको इधर, 10 आपको आंसर आएगा। ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी पूछा था, तो सोचो आपको कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वापस से आपको 4 चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट करके बताना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको x का वैल्यू यहाँ पे -5 डालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे y को आप क्या कर दो, सेपरेट कर दो। तो y को सेपरेट करने के लिए आपको ये 2x को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 - 2x और ये -6 देखो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, y ये हो गया। अब देखो x का वैल्यू -5 डालना, तो डाल दो यहाँ पे x का वैल्यू -5 और अपॉन -6, तो ये हो जाएगा +10 बराबर। तो 3 + 10 और नीचे -6 है, ये हो जाएगा 13 अपॉन -6, तो x का वैल्यू आ जाएगा -13 अपॉन 6। जैसे y का वैल्यू 0 डालना है, तो y का वैल्यू आप 0 डालोगे यहाँ पे, तो देखो y का वैल्यू आप 0 डाल दो, तो ये हो जाएगा 2x = 3, तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 3/2। ये देखो, तो यहाँ पे आपको लिखना है -5 -13 अपॉन 6 और यहाँ पे लिखना है 3/2 0। ठीक है, इसके बाद आपको एक और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, 2a होता है, यहाँ पे वैल्यू डाल रखा है n-1 d होता है, d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको पूरे का सॉल्व करके आपको इसका ये 26 हो जाएगा, 26 × 3 कर लेंगे तो ये 18, ये 1, ये 6 और ये 78, और 78 में आपको 12 मिला देना है। तो 78 में आप 12 मिलाओगे तो 90 हो जाएगा। 90 का आधा करोगे तो 45 यहाँ लिखा हो, मल्टीप्लाई कर लो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके आप कमेंट में आंसर लिख देना यहाँ पे, ठीक है ना। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन वापस से, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल ऑफ शफल, 52 कार्ड में से कार्ड निकाला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द कार्ड इज ड्रॉन इज रेड कार्ड। आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो भी कार्ड निकाल रहे हो वो रेड कार्ड हो। देखो टोटल 52 कार्ड होते हैं, हाँ जी। टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, 13 हार्ट होते हैं और 13 डायमंड होते हैं, तो टोटल रेड कार्ड कितने हो गए, 26 रेड कार्ड हो गए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, एक तो इवेंट हमारा कौन सा, इवेंट का नाम ए दे रखा था, एन ऑफ ए लिख दो। टोटल रेड कार्ड कितने, 26 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 1/2। बोलो इस इवेंट में कुछ था ही नहीं इस एक्टिविटी में। ये होगा आपको चैलेंज नंबर 13। डिसाइड द फॉलोइंग एपी है या नहीं, और अगर एपी है तो आपको 20वां टर्म बताना है। तो पहले एपी है या नहीं पता करने के लिए आप पीछे वाले से आगे वाला टर्म माइनस करके देख लो। -5 माइनस ऑफ -12, तो ये हो जाएगा आपका -5 + 12, ये आ गया आपका 7। एक बार और माइनस कर लो, 2 माइनस ऑफ -5, तो ये भी आपका 7 आ जाएगा। 9 में से 2 को माइनस कर लो, वो भी आपका 7 आ गया। तो डिफरेंस बार बार सेम आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो एपी है आपका। अब आपको बोला 20th टर्म निकालो, तो T20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेरी गुड, a + 19d, पता ना, n-1 20 - 1 19। a का वैल्यू -12 + 19 और d का वैल्यू बार बार 7 आ रहा था, तो 19 × 7 करेंगे तो 9 7 63, 6 कैरी 7 और ये हो जाएगा आपका 13। तो 133 में से आपको 12 को माइनस भी करना है, तो ये 1, ये 2 और ये 1, तो ये होगा 121 आपका आंसर, ठीक है। चैलेंज नंबर 14 जिसका आंसर आपको करना है कमेंट में। अब देखो एक एक वेंडर है जिसके पास 2 रेड बलून, 3 ब्लू और 4 ग्रीन बलून है, वांट टू चूज वन ऑफ देम। रेड बलून, क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपके हाथ में रेड बलून आए। देखो टोटल बलून कितने हैं, तो एन ऑफ एस, तो टोटल बलून आप देख पा रहे हो 4 3 7 और 9 बलून है। उसमें से रेड बलून कितने हैं, 2 है,
और उसमें से ब्लू बलून कितने हैं, तो ब्लू बलून 3 है, और उसमें से ग्रीन बलून कितने हैं, तो ग्रीन बलून 4 है। आपको पूछा है कि रेड बलून की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बलून हो जाएगा एन ऑफ रेड अपॉन एन ऑफ एस। रेड बलून टोटल कितने हैं, रेड बलून 2 है, टोटल बलून कितने हैं, टोटल बलून 9 है, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बलून। ब्लू बलून का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बलून हो जाएगा नंबर ऑफ ब्लू बलून डिवाइड बाय टोटल बलून। नंबर ऑफ ब्लू बलून कितने हैं, 3 है, और टोटल बलून 9 है, तो ये डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 1/3। इतना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। अ डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। पहले देखो समझते हैं इसको। फ्रैक्शन बोले तो ऐसे ए अपॉन बी के फॉर्म में होता है, बराबर ना। अब यहाँ पे बोला है कि डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, तो लेट्स से कि न्यूमरेटर को हम एक्स मान लेते, तो बोलता है डिनोमिनेटर जो है ना वो न्यूमरेटर से 4 से ज्यादा है, लिखा ना 4 मोर, 4 से ज्यादा, और ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर के 2 गुना भी है। मतलब अगर न्यूमरेटर आपका एक्स है तो डिनोमिनेटर 4 से ज्यादा प्लस 2 गुना ऑफ न्यूमरेटर है। तो यहाँ पे यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये है हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो रेशियो हम नॉर्मली लिखेंगे एक्स अपॉन 4 + 2x, ऐसा कुछ हमारा क्या है, एक रेशियो है। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के 12 गुना हो जाएगा। कब होगा ऐसा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 6 को माइनस कर देंगे। तो आपको दिख रहा है न्यूमरेटर में से मैं क्या कर देता हूँ, 6 को माइनस कर लेता हूँ, और डिनोमिनेटर में से भी मैं क्या कर लेता हूँ, 6 को माइनस कर देता हूँ। तो डिनोमिनेटर कितना है हमारा, डिनोमिनेटर हमारा ये है, और उसमें से भी आपको क्या करना, 6 को माइनस कर दूंगा। जब हम ऐसा कर देंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो हमारा न्यूमरेटर के 12 गुना हो जाएगा। तो न्यूमरेटर के 12 गुना हो जाएगा मतलब न्यूमरेटर को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, न्यूमरेटर के, डिनोमिनेटर के। सिंपल है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो 4x + 2x - 6, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 12x, और 12 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट्स बिकम 72, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 6x, और ये इधर आ जाएगा तो -12x, -72 -6 इधर आके +6। अब जरा देखना, 72 में से 6 गया तो वो हो जाएगा लगभग आपका 66, बराबर ना। और बड़े वाले का साइन तो माइनस, और 12 में से 6 चला जाएगा तो वो भी आपका -6 हो जाएगा। 66 को -6 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर 11 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू आपको मिल गया है 11। बट आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछा है, तो आपके फ्रैक्शन के ऊपर तो x ही था, और नीचे क्या है 4 + 2x है। तो 4 + 2 x के जगह पे 11 डाल दो, तो ये 22 + 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 26। तो ऊपर आ जाएगा आपका 11, और नीचे आ जाएगा आपका 26, और ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जिसकी आपको जरूरत थी, ठीक है। तो अभी चलो थोड़ा सा और है, उसको भी हम कर लेते हैं। द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। आपको क्या बोला है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पे आपको 3 टर्म्स को एज्यूम करने का तरीका भी बता रखा है। तो सम बोला है तो तीनों टर्म का सम, सम ऐसे होता है, और तीनों सम का टर्म कितना है 27। तो पहला टर्म है a - d, a और a + d, और अगर आप देखोगे अच्छे से तो यहाँ पे d से d कैंसिल हो जाएगा, और 3 बार a बच जाएगा, तो यहाँ पे a का वैल्यू निकल आएगा 9। पहला स्टेटमेंट। दूसरा बोला प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कैसा करेंगे, a - d इंटू a प्लस डी, और प्रोडक्ट कितना आ रहा है 504, लो जी कर लिया। a - d a + d हो जाएगा a² - d², और बार a बच जाएगा, और ये आएगा आपका 504। a का वैल्यू आपने पहले से 9 निकाला हुआ है, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, बाहर भी 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 504। 9 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से आप कर लो डिवाइड, तो ये 9 से डिवाइड करने के बाद 9 फायदा हो जाएगा 45, 5 बच जाएगा, 9 सिक्स हो जाएगा, ये 9² - d² आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पे देखो 9² बचा, और ये -56 इधर आ जाएगा, d² इधर आएगा, ये 81 बचेगा, ये 56 और ये d²। 11 में से 6 गया तो 5 बचा, और 7 में से 2 गया 25 बचा। तो आप देख पा रहे हो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू आ चुका होगा आपका 5। बस ध्यान रखना स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 डी का वैल्यू आएगा, एक 5 आएगा, और एक डी का वैल्यू -5 भी आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो d² 25 लिखा हुआ, तो मुझे बताओ किसी भी स्क्वायर का वैल्यू 25 कब आएगा, या तो यहाँ पे डी का वैल्यू 5 डालो, या पे डी का वैल्यू -5 डालो, तो दोनों पॉसिबल है। अब आपको यहाँ पे एपी लिखने बोला, तो यहाँ पे ए का वैल्यू जो भी है वो डालते रहो। ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, हमने ए का वैल्यू 9 निकाल के रखा ना, यहाँ पे ए का वैल्यू 9 और डी का वैल्यू 5 डालो, फिर ए का वैल्यू 9 डालो, फिर ए का वैल्यू और डी का वैल्यू 5 डालो,
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4, 9 और ये हो जाएगा 14। इसी तरीके से आप डी का वैल्यू माइनस माइनस 5 भी डाल सकते हो, उससे भी आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन को मैं यहीं स्थगित करता हूँ, वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं बन जाए। आई होप सो ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और अगर आप कमेंट करके बताओगे कि सर आप प्रीवियस ईयर जो बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस पेपर है उनका एक सेपरेट वीडियो बनाओ, जैसा कि 2019, 2020, 21, 22 के, तो हर एक वीडियो को देख के हमारा मैथ्स तो हो ही जाएगा, फिर मैथ्स का टेंशन खत्म हो जाएगा। बोर्ड्स के लिए हम दूसरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो कमेंट करोगे तो आपकी वो भी मांग पूरी कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।